हेलो स्टूडेंट्स, ट्रांसफॉर्मर चैप्टर में आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। इसके जस्ट पिछले वीडियो में हमने आइडियल और प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ये देखा था कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर में तो इनपुट पे जितना पावर होता है उतना ही आउटपुट पे होता है, यानी उसकी एफिशिएंसी 100% होती थी। लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं। हम तो प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं। प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में क्या होता था, जितना हमें इनपुट पे पावर देते थे यानी प्राइमरी साइड देते थे, उतना पावर आउटपुट पे हमें मिलता नहीं था। क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि कुछ एनर्जी लॉसेस होते थे, जिसके कारण उसका एफिशिएंसी 100% से कम आता था, पावर लॉस के कारण या फिर बोलो एनर्जी लॉस के कारण। तो वही बात यहाँ पे लिखी है कि क्या होता था, पावर एट इनपुट मान के चलते हैं हमने 50 वाट का पावर दिया तो कितना पहुंचा यहाँ पे आउटपुट पे, सेकेंडरी साइड पे 40 वाट का ही पहुंच पाया। इसका मतलब क्या निकला, 10 वाट का पावर जो है वो लॉस हो गया, उतनी एनर्जी लॉस हो गई। ठीक है, अब ये कौन सी एनर्जीज लॉस होती है ट्रांसफॉर्मर में वो एक एक करके हम समझ लेंगे। फिलहाल यहाँ पे एग्जाम में क्या लिखना है हमें, नेक्स्ट वो देख लेते हैं। एज सम एनर्जी इज लॉस्ट इन ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, एनर्जी लॉस होता है। कौन सी एनर्जी है वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। That is why at output side less power will reach, so that efficiency of transformer is not 100%। कुछ पावर का लॉस हो जाता है, इसलिए इसकी एफिशिएंसी 100% होती नहीं है। अब कौन सी एनर्जी का लॉस होता है वो एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला लॉस देख लेते हैं, एनर्जी का लॉस, फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज की वजह से एनर्जी का लॉस होता है, आउटपुट पे उतना पावर पहुंच नहीं पाता। सबसे पहले तो हम फ्लक्स क्या है वो समझ लेते हैं, तब हमें फ्लक्स लीकेज अच्छे से समझ में आ जाएगा। फ्लक्स यानी क्या कि मान के चलते हैं हमारे पास ऐसी कुछ सरफेस है, सरफेस यानी प्लेन है ऐसा कुछ, या पेज ऐसे हमने रखा है। ये पेज पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड देते हैं यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी पेज में से। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर यहां से 2 निकली, ठीक है, तो इसका फ्लक्स कितना हो गया, सरफेस से 2 हो गया। अगर 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली तो 3 हो गया। यानी जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी ये सरफेस से परपेंडिकुलर, उतना ही इसका फ्लक्स ज्यादा होगा। यानी फ्लक्स क्या हो गया, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू सरफेस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स या फ्लक्स। अब समझ लेते हैं फ्लक्स लीकेज यानी क्या। हमारे पास ट्रांसफॉर्मर में ऐसा कुछ कोर था, याद हो तो, ये हो गया हमारा प्राइमरी वाइंडिंग, कॉइल बोलते थे, और ये सेकेंडरी वाइंडिंग या सेकेंडरी कॉइल बोलते थे। अब प्राइमरी वाइंडिंग में हम क्या देते थे, करंट देते थे, और करंट अगर वायर में से पास कराते हैं तो वायर के आसपास क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है, शायद से पता होगा। करंट पास करेंगे तो वायर के आसपास क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी। तो जैसे ही हमने वायर में से करंट पास किया, ये व्हाइट कलर से हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना के रखी है। ठीक है, मान के चलते हैं यहाँ पे क्या है, 100% मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, यहां से 100% मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये जो हमारा कोर है उससे पास हो रही है। ठीक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कोर से पास हो रही है, यानी कि फ्लक्स कुछ पास हो रहा है। तो मान के चलते हैं 100% फ्लक्स अभी पास हो रहा है। फ्लक्स यानी क्या, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग टू द सरफेस। तो ये जो कोर है, हमारा पूरा कोर है, उसमें से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनी, यहाँ पे हमने करंट दिया तो ये करंट अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कोर में से पास होगी। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लक्स बनेगा, ये फ्लक्स मान के चलते हैं 100% फ्लक्स है। अब ये जो फ्लक्स है, इसमें से ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इसमें से पास हो जाएगी, ये वाली इसमें से पास हो जाएगी, ये वाली भी इसमें से पास हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे 3 लाइन की वजह से फ्लक्स बनने वाला है। और ये जो 2 लाइन है, ये तो बाहर जा रही है, यानी यहां से पास नहीं हो रही है, यानी कि यहाँ 5 मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है, यहाँ पे 5 का फ्लक्स है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है, यानी कि 2 फ्लक्स जो है वो लीक हो रहा है, 2 का फ्लक्स यहाँ तक पहुंच नहीं पा रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में फ्लक्स लीक हो रहा है, जिसके कारण एनर्जी लॉस आता है। ठीक है, तो वही बात लिखी है यहाँ पे, एट प्राइमरी साइड
100% फ्लक्स इज प्रोड्यूस। ठीक है, 100% फ्लक्स प्रोड्यूस हो गया, जिसमें से कुछ फ्लक्स लीक हो गया, यहां तक पहुंच नहीं पाया, ओनली 80% फ्लक्स पहुंच पाया, जिसके कारण एनर्जी लॉस हो गया आउटपुट पे। बट एट सेकेंडरी साइड पे ओनली 80% फ्लक्स विल रीच एंड 20% से फ्लक्स लॉस्ट। क्यों लॉस हो गया? क्योंकि ये जो फील्ड लाइन है वो ऐसे बन रही है, यहां जा ही नहीं रही है। अगर जाएगी नहीं तो फ्लक्स कैसे बनाएगी? सरफेस में से पास नहीं होगी तो फ्लक्स कैसे बनाएगी? सरफेस से बाहर निकल गई है। ठीक। अच्छा, अगर हमें फ्लक्स लीकेज को कम करना है तो हम ये जो कोर है उसका मटेरियल हम फेरोमैग्नेट सिलेक्ट करेंगे। फेरोमैग्नेट एक मटेरियल है, वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या करेगा कि जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ बन रही है, सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को खुद से में से ही पास करवाएगा। यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे नहीं जाएगी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को खुद में से ही पास करवाएगा। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो बाहर निकल रही है, वो क्या करेगा? खुद में से ही ऐसे पास करवा देगा। आई होप बात समझ में आ रही है। तो ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है वो क्या करता है? किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को एस्केप करने नहीं देता, बाहर नहीं निकलने देता, खुद में से ही पास कराता है। यानी कि अब जो फ्लक्स है यहाँ पे उतना ही करीब करीब आएगा, 100% नहीं आएगा, करीब करीब आएगा। कुछ तो फ्लक्स थोड़ा बहुत तो लीक होगा ही होगा, लेकिन फ्लक्स लीकेज को हम रिड्यूस कर पाएंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज करके। किसका? कोर का। तो वही बात यहाँ पे लिखी है, टू रिड्यूस द फ्लक्स लीकेज कोर इज मेड विथ फेरोमैग्नेट which will not allow the magnetic field line to escape। खुद में से ही पास करा देगा, तो करीब करीब उतना ही फ्लक्स यहाँ से भी पास होगा। सो आई होप फर्स्ट जो लॉस है एनर्जी का फ्लक्स लीकेज से वो समझ में आ गया होगा। सेकंड लॉस की बात करते हैं। सेकंड लॉस की एनर्जी का लॉस किसकी वजह से होता है? रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग। जो हमारी कॉइल होती है, ये जो कॉइल बनाई है प्राइमरी साइड की जिसमें से प्राइमरी करंट पास है, ये सेकेंडरी साइड की जिसमें से सेकेंडरी करंट पास हो रहा है। ये जो वाइंडिंग की कॉइल है वो किससे बनाई गई होती है? बट ऑब्वियस कॉपर से बनाई गई होती है। कॉपर में क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस होने के कारण अकॉर्डिंग टू I²RT, बचपन में जूल्स लॉ पढ़ा था हमने क्लास 10th में, I²RT क्या होगा? हीट लॉस होगा। यानी इतनी एनर्जी क्या कर जाएगी? लॉस कर जाएगी। ठीक है, जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। इन वाइंडिंग की वजह से एनर्जी लॉस हो गया। अब हमें तो ये लॉस कम करना है, तो लॉस कम करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? रेजिस्टेंस को हमें कम करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस को कम किया तभी तो ये लॉस कम होगा। और रेजिस्टेंस को अगर कम करना है तो क्लास 10th में हमने एक इक्वेशन पढ़ा था, कौन सा? R = ρl/A। ठीक है, याद हो तो। अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया जो वायर की थिकनेस है उसको बढ़ा देंगे, मान के चलते हैं बढ़ा दिया, तो ये रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। यानी अगर थिकनेस बढ़ाई, एरिया मोटा लिया तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कम हो गया तो ये लॉस भी कम हो गया। अच्छा, लेकिन ऐसा करने पर क्या होगा? अगर हमने इसका भी थिकनेस बढ़ा दिया, रेजिस्टेंस कम करवा दिया, इसका भी थिकनेस बढ़ा दिया, वायर का थिकनेस एरिया बढ़ा दिया, तो ये वाला लॉस कम कर दिया। लॉस कम करने के चक्कर में हम क्या कर रहे हैं? एक्स्ट्रा कॉपर मटेरियल का यूज कर रहे हैं, जिसके कारण कॉस्ट भी तो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वही बात हमें एग्जाम में लिखनी है, टू रिड्यूस द एनर्जी लॉस थिकनेस ऑफ कॉइल या जो वाइंडिंग का वायर है इज इंक्रीज्ड बट इट बिकम्स कॉस्टली बन जाएगी। तो करें क्या? हमें तो रेजिस्टेंस कम करना है, एरिया तो बढ़ाना पड़ेगा। तो हम एक काम करेंगे कि जो साइड करंट ज्यादा होगा वो साइड हम थिकनेस बढ़ा देंगे। जो साइड करंट ज्यादा होगा वो साइड हम थिकनेस बढ़ा देंगे। ठीक है, अब जो साइड करंट ज्यादा होगा वहां ही क्यों थिकनेस हमें बढ़ाना है? क्योंकि करंट क्या है? I² है। जितना ज्यादा करंट फ्लो करेंगे उतना ज्यादा वो हीट अप होगा। ठीक है, जितना ज्यादा हीट अप होगा, हीट बढ़ने के कारण रेजिस्टेंस भी तो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो जहां पे ज्यादा करंट ज्यादा होगा तो उसके स्क्वायर में हीट बनने वाली हो, तो लॉस ज्यादा होने वाला है। तो जहां पे करंट ज्यादा होगा वो साइड हम थिकनेस बढ़ा देंगे। अगर हम स्टेप अप की ट्रांसफॉर्मर की बात करें, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है? मान के चलते हैं यहाँ पे EMF हमारा, वोल्टेज हमारा 30 वॉट है, तो यहाँ पे हमें अप करके दे देगा, 50 वॉट करके दे देगा। ठीक है, अब यहाँ पे 50 वॉट हो गया है, वोल्टेज बढ़ गया है, तो करंट कैसा हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। यानी मान के चलते हैं यहाँ पे 5 एम्पियर का करंट है, यहाँ पे वोल्टेज कैसा है? कम है, तो करंट ज्यादा होगा। ठीक है, ये भी बात हम पढ़ चुके हैं, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो यहाँ पे करंट ज्यादा होगा, मान के चलते हैं 10 एम्पियर है, तो ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में कहाँ पे? प्राइमरी साइड करंट ज्यादा है, तो प्राइमरी साइड हम थिकनेस बढ़ा देंगे।
ठीक है, जहां करंट ज्यादा है वहां थिकनेस बढ़ाना है, तो वही लिखा है बोर्ड पे, इन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एट प्राइमरी साइड करंट इज हाई सो थिकनेस ऑफ प्राइमरी कॉइल इज इंक्रीज टू रिड्यूस दिस लॉस। उसी तरीके से स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की बात करें, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में यहां पे मान के चलते हैं 100 वोल्ट का इनपुट है, स्टेप डाउन डाउन करेगा उसको 50 वोल्ट में ले आएगा। अगर डाउन किया वोल्टेज तो करंट हाई कर देगा, करंट 10 एम्पियर का कर देगा। यहाँ पे वोल्टेज ज्यादा है तो करंट कम होगा, ठीक है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में हम क्या करेंगे, करंट कहां पे ज्यादा है, सेकेंडरी साइड ज्यादा है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में हम जो वायर का थिकनेस है, वाइंडिंग का जो कॉइल का जो थिकनेस है वो कहां पे बढ़ाएंगे, सेकेंडरी साइड बढ़ाएंगे। क्यों, करंट वहां पे ज्यादा है, ये लॉस को कम करने के लिए। तो वही बात लिखी है, इन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर एट सेकेंडरी साइड करंट इज हाई सो थिकनेस ऑफ सेकेंडरी कॉइल इज इंक्रीज्ड एट द सेकेंडरी साइड टू रिड्यूस दिस लॉस, ठीक है। तो आई होप दूसरा लॉस भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट लॉस की बात करते हैं, एनर्जी लॉस किसकी वजह से होता है, तो हिस्टेरेसिस की वजह से होता है, जिसे हिस्टेरेसिस लॉस बोलते हैं। अब हिस्टेरेसिस यानी क्या, सबसे पहले तो वो समझना पड़ेगा। हमारे पास क्या है, कोर है, हमारे पास एक कोर है, ठीक है, ये हमारा एक कोर है, यहां पे हम कुछ करंट दे रहे हैं। अब ये जो हम करंट दे रहे हैं कोर मटेरियल को, तो करंट अगर दिया तो साथ में क्या इसको मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी मिलेगा। अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड मिला तो ये कोर जो है वो कभी मैग्नेटाइज होगा, कभी डीमैग्नेटाइज होगा, कभी मैग्नेटाइज रिवर्स डायरेक्शन में होगा, कभी डीमैग्नेटाइज होगा, यानी मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, ऐसा चलता रहेगा ये कोर मटेरियल में, ठीक है। अब ये कैसे मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होगा वो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक टुकड़ा है, मेटल का टुकड़ा है, सपोज मान के चलते हैं आयन है, क्या ये मैग्नेट है, हम बोलेंगे ये मैग्नेट नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो रैंडम डायरेक्शन में ऐसे पड़े हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अलग अलग डायरेक्शन में पड़े हैं। इसको अगर हम बाहर से एक्सटर्नल फील्ड देते हैं तो ये सारे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, यानी इसका मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में बन जाएगा, जिसे बोलते हैं ये मैग्नेटाइज हो गया है। बाहर से मैग्नेटिक फील्ड दी हमने, सारे के सारे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए, यानी इसके पास क्या है, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर आ गया है, ये मैग्नेट बन चुका है, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी शायद से। जैसे कि बचपन में अगर याद हो तो एक लोहे का टुकड़ा लेके हम उसको मैग्नेट पे ऐसे घिसते थे तो वो लोहे का टुकड़ा भी मैग्नेट बन जाता था, वो मैग्नेटाइज हो जाता था, क्योंकि वो लोहे के टुकड़े को हम क्या देते थे, एक्सटर्नल फील्ड देते थे, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पे हमने एक्सटर्नल फील्ड दी जिसके कारण ये मैग्नेटाइज हो गया, ठीक है। अच्छा, अब बाद में क्या होगा, हम इसको कौन सा करंट दे रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट दे रहे हैं जो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। पहले करंट एक डायरेक्शन में हुआ, फिर करंट दूसरी डायरेक्शन में आएगा, नहीं मैग्नेटिक फील्ड भी तो दूसरी डायरेक्शन में से इसको मिलेगी, करंट चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हुआ। तो अब ये डायरेक्शन में करंट देने पर क्या होगा, ये धीरे धीरे वापस रैंडमली अरेंज हो जाएंगे, वापस से डीमैग्नेटाइज हो जाएंगे, ये जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वापस से ये डायरेक्शन में अलाइन होते जाएंगे, यानी वापस से मैग्नेटाइज हो जाएंगे, यानी ये डायरेक्शन में जब करंट आएगा तब ये मैग्नेटाइज हो जाएगा एक डायरेक्शन में, फिर ये करंट धीरे धीरे कम होता जाएगा तो ये वापस रैंडमली अरेंज हो जाएंगे तो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, फिर ये डायरेक्शन में करंट आएगा तो वापस दूसरी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाएंगे। आई होप बात समझ में आ रही है। तो ये कोर मटेरियल के अंदर कौन सी फिनोमिना होगी, मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन, वापस से मैग्नेटाइजेशन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, डीमैग्नेटाइजेशन। अब ये डाइपोल मोमेंट को मैग्नेटाइज करना, डीमैग्नेटाइज करना, इसके लिए कोर मटेरियल को बहुत सारा वर्क करना पड़ेगा और वो वर्क एनर्जी के फॉर्म में लॉस्ट हो जाएगा, जिसे हिस्टेरेसिस लॉस बोलते हैं, ठीक है। तो वही बात बोर्ड पे लिखी है, core material is continuously magnetized and demagnetized, and for this core material has to do some work in form of energy, और वो एनर्जी लॉस्ट हो जाती है, जिसे बोलते हैं एनर्जी लॉस्ट ड्यू टू हिस्टेरेसिस, ठीक है। यही चीज हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे हमने B यानी एक्सटर्नल फील्ड देके रखी है, H यानी कि इसके अंदर के जो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर अलाइन हो रहे हैं वो है। पहले तो जीरो कुछ था नहीं, जैसे जैसे हमने एक्सटर्नल फील्ड बढ़ाया ऐसे ऐसे मैग्नेटाइजेशन होना चालू हो गया, यहाँ पे मैग्नेटाइज हो गया, फिर जैसे जैसे करंट कम होता गया तो ये
यहाँ पे डीमैग्नेटाइज हो गया, रैंडमली अरेंज हो गए, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने करंट दिया, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो गया, तो वो डायरेक्शन में ये मैग्नेटाइज होना शुरू हो गए, ठीक है। फिर धीरे 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 कम होकर जीरो हो गए, वापस से करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हुआ, वापस से मैग्नेटाइज हुआ, डीमैग्नेटाइज हुआ, ठीक है। ऐसा करने में जो कोर का मटेरियल है उसको कुछ वर्क करना पड़ता है, कुछ एनर्जी उसको लगानी पड़ती है, वो एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। और कितनी एनर्जी लगानी पड़ती है, कितनी एनर्जी लॉस होती है, तो ये जो हमारा BH कर्व है उसके अंदर जितना भी एरिया कवर ये करता है उतनी एनर्जी लॉस होती है, यानी इतनी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो वही बात यहाँ पे लिखी है, एरिया अंडर BH कर्व इंडिकेट्स द हिस्टैरिसीस लॉस इन मटेरियल। इतनी एनर्जी वो लॉस कर देता है, यानी आउटपुट पे इतनी एनर्जी पहुंच नहीं पाती। और ये जो हमने कर्व बनाया है वो स्टील के लिए बनाया है, ठीक है, स्टील के लिए बनाया है। और ये जो कर्व हमने बनाया है वो सॉफ्ट आयन के लिए बनाया है। सॉफ्ट आयन में हम देख सकते हैं एरिया अंडर BH कर्व बहुत ही ज्यादा कम है, बहुत ही ज्यादा कम है, यानी इस पे एनर्जी लॉस कम होगा। तो हिस्टैरिसीस लॉस रिड्यूस करने के लिए हम कोर मटेरियल कौन सा लेंगे, सॉफ्ट आयन का ले लेंगे, ठीक है, जिससे करके हिस्टैरिसीस लॉस कम हो जाए। तो वही लिखा है, टू रिड्यूस द हिस्टैरिसीस लॉस कोर इज मेड विद द सॉफ्ट आयन मटेरियल। सो आई होप ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब आखिरी एक लॉस देख लेते हैं जिसको बोलते हैं एडी करंट लॉस। अब एडी करंट सबसे पहले तो क्या है वो समझ लेते हैं। तो हमने अभी देखा कि हमारे पास कोर है, हमारे पास कोर है, उसको हम प्राइमरी वाइंडिंग से कनेक्ट करते हैं जिसके कारण अंदर करंट जाता है। वो करंट जो है, वो जो हमने प्राइमरी वाइंडिंग में करंट जो दिया है वो कोर में से भी तो पास होगा, ठीक है। तो वो प्राइमरी वाइंडिंग में जो करंट दिया वो कोर के सरफेस पे सर्कुलर फॉर्म में घूमेगा, और कोर का जो पूरा वॉल्यूम है उसमें भी घूमेगा। जैसे कि सरफेस है, ये सरफेस है, यहाँ पे करंट घूमेगा, यहाँ पे करंट घूमेगा, और पूरे वॉल्यूम में भी अंदर बाहर भी घूमने वाला है सर्कुलर फॉर्म में। तो ये ऐसा जो करंट होता है जो सर्कुलर फॉर्म में घूमता है सरफेस पे और वॉल्यूम पे, ऐसे करंट को हम एडी करंट बोलते हैं। तो वही बात बोर्ड पे लिखी है, करंट फ्लोज इन द सर्कुलर फॉर्म on the surface of the core and inside the surface of the core is called as eddy current. So I hope eddy current क्या है समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देख सकते हैं सरफेस पे भी घूम रहा है और सरफेस के अंदर बाहर यानी पूरे वॉल्यूम में भी एडी करंट घूम रहा है, ठीक। अच्छा, अब मान के चलते हैं कि IE जो है वो एडी करंट है, ये IE एडी करंट है, और R सफिक्स C जो है वो ये कोर मटेरियल है, कोर मटेरियल है, उसका रेजिस्टेंस है RC, और T टाइम है। तो वापस से जूल्स लॉ के हिसाब से I² RT के हिसाब से, I² RT के हिसाब से क्या होगा, एनर्जी लॉस होगा, हीट जनरेट होगा, एनर्जी लॉस हो जाएगा एडी करंट लॉस की वजह से। इसलिए हमें आउटपुट पे उतना पावर मिलेगा नहीं, तो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। हमें तो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी बढ़ानी है, तो ये लॉस कम करना पड़ेगा। ये लॉस कैसे कम करेंगे, तो उसके लिए जो हमारा कोर जो है बना रहे हैं हम कोर, उसको हम सिंगल पीस में नहीं बनाएंगे, उसको हम टुकड़े टुकड़े में बनाएंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में, टुकड़े टुकड़े में हम बनाएंगे, और बाद में उसको एक इंसुलेटिंग लिक्विड से लैमिनेट कर देंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने एक पार्ट लिया है, पतला सा एक लेयर लिया है, पतला सा एक लेयर लिया है, ठीक है, कोर का पतला सा एक लेयर लिया है, पतला सा प्लाई ली है, ठीक है। उसके ऊपर हम क्या कर देंगे, इंसुलेटिंग लिक्विड लगा देंगे, बाद में इसके ऊपर सेम दूसरा पार्ट चिपका देंगे और एक इंसुलेटिंग लेयर लगा देंगे, वापस से चिपका देंगे। ऐसे इंसुलेटिंग लिक्विड लगाते लगाते हम पूरा कोर तैयार करने वाले हैं। इससे क्या फायदा होगा कि ये हमारा एक कोर का पीस है, प्लाई है, ठीक है, उसके ऊपर इंसुलेटिंग लिक्विड लगा दिया, दूसरा चिपकाया उसके ऊपर, तो क्या होगा, सरफेस पे तो करंट बनेगा, सरफेस पे तो करंट बनेगा, लेकिन पूरे वॉल्यूम में अब करंट पास नहीं हो पाएगा। आई होप बात समझ में आ रही होगी। लेमिनेटेड कोर विथ इंसुलेटिंग लिक्विड, लेमिनेटेड यानी टुकड़ों में बना रहे हैं और उसके ऊपर इंसुलेटिंग लिक्विड लगा के चिपका रहे हैं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे। तो वॉल्यूम में करंट पास नहीं होगा। क्यों नहीं पास होगा वॉल्यूम में, क्योंकि बीच बीच में क्या है, इंसुलेटिंग मटेरियल है जो करंट को अलाउ नहीं करता। सरफेस पे बनेगा लेकिन वॉल्यूम में नहीं बनेगा, यानी एडी करंट रिड्यूस हो जाएगा। एडी करंट रिड्यूस हो जाएगा तो लॉस भी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, जिससे करके ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो वही बात लिखी है यहाँ पे, टू रिड्यूस द एडी करंट क्या करेंगे हम, लैमिनेटेड कोर विथ इंसुलेटिंग लिक्विड इज यूज्ड। लैमिनेटेड कोर विथ इंसुलेटिंग लिक्विड इज यूज्ड, जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम
क्या करेंगे, कोर इज मेड विथ पीस वाइज, टुकड़ों टुकड़ों में हम बनाएंगे। देन लेमिनेटेड विथ द हेल्प ऑफ इंसुलेटिंग लिक्विड, एक टुकड़ा बनाया, लेमिनेट कर दिया किससे, इंसुलेटिंग लिक्विड से, सो दैट एडी करंट इज डिक्रीज्ड, वॉल्यूम में नहीं घूम पाएगा करंट, एडी करंट रिड्यूस हो जाएगा, तो लॉस कम हो जाएगा। ठीक है, तो इतने लॉस हमें एग्जाम में लिख के आने हैं टू गेट दी फुल मार्क्स। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।